2 साल 3 साल रहने के बाद और ये कह देती हैं लड़कियां कि रेप किया है। झूठे केस से बचने के लिए तो सबसे पहले तो आपकी किस्मत अच्छी होनी चाहिए। हमारा कानून इस तरह का है कि लड़की जो बोलेगी सच बोलेगी। कोई लड़की झूठे एलिगेशन अपनी इज्जत को दांव पे लगा के नहीं लगाएगी। या तो मान के चलें कि जो हुआ सहमति से हुआ, या आप ये मान के चलें कि कभी कुछ हुआ ही नहीं। पोस्को एक्ट क्या है सर, और इतना सख्त क्यों है? सुनने में थोड़ा बड़ा अजीब लगता है, लेकिन सबसे पहली एहतियात है कि वो ये चेक कर ले कि लड़की 18 साल से कम तो नहीं है। सिर्फ लड़कियां ही केस दर्ज करवा सकते हैं या लड़के भी करवा सकते हैं? जिनको कानून का पता है वही कानून से डरते हैं। जिनको कानून का पता ही नहीं वो कहाँ डरेंगे, उनको पता ही नहीं क्या होगा उनके साथ। सबने सुना होगा 498 कि केस करती हैं लड़कियां अपने पति के ऊपर और अपने ससुराल वालों के ऊपर। कोर्ट कचहरी के अंदर जो केसेस हैं, ये नहीं है कि कोई 2-4 महीने की बात है, पूरी उम्र निकल जाती है। क्या शादीशुदा लोग भी लिव इन में अगर रहें तो ये एक अपराध है? जो 16 to 18 ईयर्स की लड़कियां लड़कों के रिलेशनशिप्स हैं, ये सहमति से होते हैं। और लड़की के पेरेंट्स को चाहिए कि वो ज़्यादा इंटरफेरेंस ना करें अपने लड़की के घर। अगर आप हर टाइम हस्तक्षेप करते रहेंगे उनकी मैट्रिमोनियल लाइफ के अंदर, अब तो आपकी लड़की बस नहीं सकती। ना तो सबसे ज़्यादा खतरा वकील को है, ना ही खतरा जज साहब को है, ना ही खतरा सरकारी वकील साहब को है। सबसे ज़्यादा खतरा होता है गवाह को। बहुत सारे केस ऐसे होते हैं, जैसे एक ही केस है, अगर वकील फीस मांग रहा है तो लाखों में मांग रहा है, लेकिन दूसरे के पास जाते हैं तो हज़ारों में मांग रहा है। तो डिफरेंस कैसे आ जाता है फीस? हर चीज़ ऑन कैमरा डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। अंदर खाते कई स्ट्रैटेजीज होती हैं एडवोकेट्स की। 99% जो एडवोकेट्स हैं वो ट्रस्ट ब्रेक नहीं करते। लेकिन कई बार क्या होता है जी कि क्लाइंट्स को ये फील होता है कि मेरा एडवोकेट दूसरी पार्टी के साथ मिल गया। जो कानून है ये एक सीढ़ी है न्याय पे पहुंचने की। ज़रूरी नहीं है कि हर बात न्याय हो। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो पॉडकास्ट है एक यूनिक पॉडकास्ट है, एक बड़ा धमाकेदार ये पॉडकास्ट होने वाला है। मेरे साथ आज जो शख्सियत है, कैथल शहर के जाने माने एडवोकेट अजय कुमार गुप्ता के बेटे अर्पित गुप्ता हैं। सीनियर एडवोकेट रहे हैं, उनका अच्छा नाम है, और ये कहीं ना कहीं अगर वो 21 है तो ये उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारे क्रिमिनल केसेस होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समाज को झकझोर के रख देती हैं। आप देखते हैं कि रेप हो जाते हैं, या फिर आजकल जो चल रहा है कि लड़कियां भाग रही हैं, लिव इन रिलेशनशिप चल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं, आज खुलकर बातचीत करेंगे इन सब मामलों पे। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। और सुनाओ सर, हाफिज जी। सब बढ़िया जी, बिल्कुल ऑल गुड जी, तो इस लाइन में कैसे आगे सर? स्टार्टिंग से ही है जी। जब से होश संभाले हैं तो पापा को देखा है एडवोकेट हैं, तो तब से ही बस मन था कि एडवोकेसी में ही जाना है। तो कहाँ स्टडी वगैरह कहाँ से की सर आपने? स्टडी मैंने OSDV पब्लिक स्कूल कैथल से ही करी है, और +2 के बाद मैंने अपनी लॉ जो है 5 ईयर लॉ BA LLB ऑनर्स कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र कैंपस से करी है। ये एक सपना था या फिर एक ये था कि परिवार के साथ ही जाना है? नहीं, मतलब सपना ही था, तो कभी इससे बाहर सोचा ही नहीं, और ना कभी मन किया सोचने का कि इससे बाहर जाने का। तो स्टार्टिंग से ही एनवायरनमेंट इस तरह का था घर में कि लीगल डिस्कशंस चलती रहती थी, केसेस के रिगार्डिंग चलती रहती थी। तो स्टार्टिंग से ही मतलब जो इंटरेस्ट था वो इसी तरफ था। तो प्रैक्टिस वगैरह सारे आपके पापा के पास ही हुई सारी? हाँ जी, मैंने अपने पापा से ही सीखी है, उनसे ही सीख रहा हूँ, और अनएंडिंग प्रोसेस है, क्योंकि हर रोज़ नया कानून आता है। तो ये तो एक ऐसी लाइन है कि ताउम्र सीखना है और सीखते रहना है। कितने दिन हो गए सर आपको प्रैक्टिस? मैं 2018 में स्टार्ट करी थी, और तब से लेके अब तक कॉन्टिन्यूस चल रहा हूँ, और प्रैक्टिस चल रही है और चलती रहेगी। लगभग कितने केस आप लड़ चुके हैं सर? कोई ऐसे एस्टिमेट नहीं है, लेकिन बहुत सारे केसेस, मतलब हर तरह के मर्डर केस हो, रेप केसेस हो, और कोई डिकैविटी के केस हों, तो हर तरह के केसेस। जी, पहला केस याद है आपको? सबसे पहला केस जो मेरे को कोर्ट में बहस करने का मौका मिला था, वो एक घरेलू हिंसा का केस था। तो हम पति की तरफ से थे, तो जिसके अंदर हमने जो घरेलू हिंसा का केस था, जो पत्नी ने दायर किया हुआ था अपने पति के खिलाफ, वो खारिज कर पाया था।
जी, बहुत सारे केस ऐसे ही आते हैं कि आपको सच्चाई पहले ही पता होती है, बता देते हैं वो लोग कि सच्चाई तो ये है, लेकिन उसके बाद भी आपको डिफेंड करना होता है। फिर वो कैसे करते हैं? देखिए जी, जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है और वो अपना दिल खोल के हमें बताता है कि हाँ, मुझसे ये गलती हो गई, बचाओ मुझे, तो हमारा जो कर्तव्य है बीइंग लॉयर, वो और बढ़ जाता है कि जो हमारे पास क्लाइंट आया उसने अपना पूरा दिल खोल के बता दिया, उसने इस उम्मीद के साथ बताया है कि मैं सारी बातें बता रहा हूँ तो जो वकील साहब हैं ये मुझे बचाएंगे। तो हम ये नहीं सोचते कि वो सही है या गलत है। हमें हमारे जब हमने लॉ की पढ़ाई करी है उस समय हमें ये बताया जाता है कि आपने केस डिफेंड करना है बिना सोचे समझे कि आपके जो क्लाइंट है वो गिल्टी है या नहीं है। दूसरी बात, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी राइट टू हर्ड, जी, जो जिसे कहते हैं कि बिना सुने किसी भी व्यक्ति को, किसी भी एक्यूज को सजा नहीं दी जा सकती, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट है। और हम वकील होने के साथ साथ ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी हैं। हमारी ड्यूटी है, हमारे जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी मर्यादा को और उसमें जो लिखा हुआ है उन सब का बचाव करना। तो इसलिए ये करना कोई गलत नहीं है। और अगर हमारे पास कोई आता है और बताता है दिल खोल के, तो हम दिल खोल के उसकी मदद करते हैं। जी। कहते हैं कि वकीलों के पास जब आप चले जाते हैं, तो वकील तो सबको छोड़े देते हैं, मतलब ये कहावत है हाँ, हरियाणवी। वकील कभी ना तो करता ही नहीं है, जी। भाई यही कहेगा कि आप केस जीत रहे हैं। तो आप सुनने आती हैं चीज़ें? देखिए जी, बहुत है ये कि जो एडवोकेट्स हैं, ये एडवोकेट्स के पास कोई क्लाइंट जाता है, वो ना तो बोलते ही नहीं किसी काम को। मतलब केस बनता हो ना बनता हो, डालने से मतलब है। लेकिन जो मेरी पर्सनल प्रैक्टिस है, जो मैंने सीखी है अपने पापा से, तो कोई क्लाइंट आपके पास आ रहा है वो पहले ही दुखी है, तो अगर सिर्फ हम अपनी जेब भरने के लिए, सिर्फ फीस के लालच में हम उसको गलत राह पे चढ़ा दें, तो वो पूरी उम्र के लिए उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। कोर्ट कचहरी के अंदर जो केसेस हैं, ये नहीं है कि कोई 2-4 महीने की बात है, पूरी उम्र निकल जाती है। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, फिर आपकी हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि हम सही जो राय है वो दें, और अगर केस उसको करना चाहिए तभी हम उसको सलाह देते हैं केस करो। अदरवाइज हमारी पहली जो सलाह होती है वो यही होती है कि अगर आपका आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकता है तो आप करें। कोर्ट कचहरी तो आपका लास्ट एक ऑप्शन है जब पानी सिर के ऊपर से निकल जाए, अदरवाइज नहीं। जी। तो ये चीज है। आप वकील परिवार से हैं, तो कहीं न कहीं एक कुछ ज़्यादा भी सीखने को मिलता है, क्योंकि हर सारा दिन इसी में रहता है। हाँ जी, मतलब देखिए, परिवार की बात आती है तो परिवार में मैं भी वकील हूँ, मेरे पिताजी भी वकील हैं, मेरी वाइफ भी वकील है, मेरी मदर भी वकील है। तो हम सारे वकील हैं परिवार में। तो स्टार्टिंग से ये तो है कि आपके अंदर, आपके परिवार के अंदर माहौल होता है एक कानून के रिगार्डिंग, एक लीगल फील्ड का, तो ठीक है, सीखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि क्या इसकी कोई एडिशनल बेनिफिट्स है, लेकिन एक एडवोकेट, अगर आपके परिवार में कोई एडवोकेट है तो आपके ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपने वो लीगेसी, वो नाम आगे लेके चलना है। तो सीखने को मिलता है और एडवांटेज भी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ज्यादा है। जी, बहुत सारे केस ऐसे होते हैं, जैसे एक ही केस है, एक की उस केस की अगर वकील फीस माँग रहा है तो लाखों में माँग रहा है, लेकिन दूसरे के पास जाते हैं तो हज़ारों में माँग रहा है, तो डिफरेंस कैसे आ जाता है फीस का? दिमाग। देखिए, कानून की पढ़ाई तो पूरे भारतवर्ष में एक ही है, जी, लेकिन सिर्फ पढ़ाई करने से तो आपको एक डिग्री मिलती है कि हाँ, इसने वकालत कर ली, लेकिन प्रैक्टिस के दौरान जो केसेस की बारीकियां हैं, वो कानून को अप्लाई कैसे करना है केसेस के ऊपर, वो मैटर करता है। तो मैंने भी ये बात, बल्कि ये एक शॉकिंग बात है कि जिन केसेस की हम फीस लाखों में चार्ज करते हैं, तो कई वकील, जैसा आपका कहना है जी, कि 20-30 हजार, 40 हजार में भी कर देते हैं। बिल्कुल। तो समय के साथ मैंने ये बात पाई कि वो वकील आपकी 20-30 हजार में केस पकड़ तो लेते हैं, लेकिन उस केस को एक लॉजिकल एंड फाइनल रिजल्ट पे पहुंचाने में वो चूक जाते हैं। मतलब कभी तो फीस ले ली, एक हफ्ता आपके केस के ऊपर काम कर लिया,
उसके बाद आपके फोन उठाने बंद कर देंगे, या जब कोर्ट के अंदर पेशियां आएंगी तो उस समय पे जो उन्होंने एक हफ्ते में पहले पढ़ा है उसके हिसाब से ही कोर्ट में अपने सवाल जवाब करते हैं या बहस करते हैं। तो जिसका आखिरी में जो रिजल्ट है वो यही है कि क्लाइंट के खिलाफ केसेस होते हैं। तो फीस का डिफरेंस होता है। जो अच्छे वकील हैं वो फीस नेचुरली ज्यादा लेंगे, क्योंकि वो हर पेशी के ऊपर कुछ नया लेके आएंगे। वो चाहेंगे कि उनका जो क्लाइंट है, अगर कंप्लेनेंट है तो सजा करा के भेजे, अगर एक्यूज की तरफ से है तो बरी करा के भेजे। तो इसलिए जो फीस का डिफरेंस आता है वो इसलिए आता है केसेस में। तो कुछ ऐसा भी होता है कि सेटलमेंट कर लेते हैं, एडवोकेट ही सेटलमेंट कर लेते हैं, कुछ ऐसा मामले भी होते हैं? एडवोकेट में समझा नहीं जी थोड़ा इस बात को। जैसे दो पार्टियों के वकील खड़े होते हैं तो दोनों पार्टियों के वकील ही आपस में सेटलमेंट कर लें कि कोई बात नहीं, इसको हराना है या फिर इसको जिताना है, सजा दिलवानी है। नहीं नहीं, देखिए जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि एडवोकेट्स आपस में इंटरनली सेटिंग कर लें। हाँ। नहीं, देखो हमारे लीगल प्रोफेशन के अंदर कुछ एथिक्स है, ठीक है। 99% एडवोकेट ऐसा नहीं करते, देखिए, लेकिन एक्सेप्शंस हर जगह होती है। तो 99% एडवोकेट्स ऐसा नहीं करते, वो अपने काम के लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए वफादार होते हैं, और जो उनके क्लाइंट ने उनको बात बताई है जी। वो, देखो, क्लाइंट और एडवोकेट का रिलेशनशिप होता है, ये रिलेशनशिप जो होता है वो ट्रस्ट के ऊपर चलता है। तो 99% जो एडवोकेट्स हैं वो ट्रस्ट ब्रेक नहीं करते। लेकिन कई बार क्या होता है जी कि क्लाइंट्स को ये फील होता है कि मेरा एडवोकेट दूसरी पार्टी के साथ मिल गया। हाँ। जैसे कोर्ट के बाहर पेशी आई, कोर्ट के बाहर एडवोकेट, दो एडवोकेट्स, हम एडवोकेट्स कोर्ट के अंदर एक दूसरे के खिलाफ हैं, कोर्ट के बाहर हम एक ही ऑर्गेनाइजेशन के बंदे हैं। हम सब एडवोकेट्स हैं, हम सब दोस्त हैं, हमारा एक परिवार है। तो कई बार क्लाइंट सोच लेता है कि वकील साहब ने तो जी कोर्ट के बाहर आके दूसरे वकील से हंस बोल के बात हाँ, कर ली, हाँ। तो ये तो मिल गया जी। नहीं, देखो ऐसा सोचना नहीं है। हम एडवोकेट्स कोर्ट के बाहर एक परिवार है, हमारी यूनियन है, बार एसोसिएशन है हमारी, तो हम तो दोस्त हैं जी। तो कोर्ट के अंदर हम आपका केस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपके लिए जो सबसे बढ़िया है हम वो बहस करेंगे। कोर्ट के अंदर हम अलग हैं, कोर्ट के बाहर हम सब भाई हैं। जी बिल्कुल। बहुत सारे खतरनाक अपराधी भी आते होंगे कोर्ट रूम में, तो डर नहीं लगता? देखिए जी, जो क्रिमिनल प्रोसेस होता है, क्रिमिनल प्रोसेस के अंदर ना तो सबसे ज्यादा खतरा वकील को है, ना ही खतरा जज साहब को है, ना ही खतरा सरकारी वकील साहब को है। सबसे ज्यादा खतरा होता है गवाह को। गवाह मौके पर हाजिर था, उसने सब कुछ देख लिया, उसका किसी पार्टी से, ना मुलजिम से ना शिकायतकर्ता से कोई लेना देना नहीं होता। तो सबसे ज्यादा खतरा गवाह को होता है केस के अंदर। तो बीइंग एडवोकेट, देखिए, हमारा काम है, तो ना इस तरह की कोई बात आती, ना सुनने में आती कि किसी वकील साहब को कोई डराया धमकाया। तो देखिए, जो है हम अपना काम कर रहे हैं, और हमें किसी से कोई भी पर्सनल दुश्मनी या खुंदक नहीं होती। हम तो अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे वो शिकायत करता हो या फिर मुलजिम। जी, ट्रायल कोर्ट का जो एडवोकेट होता है उसकी कहीं ना कहीं अहमियत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से ज़्यादा होती है? देखिए जी, ये अपना नजरिया है। मेरे हिसाब से जो ट्रायल कोर्ट का एडवोकेट होता है वो एक एक्यूज है अगर केस में, या कंप्लेनेंट किसी भी तरफ से हो। एक, अगर मैं मुलजिम की बात करता हूं, मुलजिम के लिए वो भगवान समान है, क्योंकि जो केस ट्रायल कोर्ट का एडवोकेट एक्यूज की तरफ से, कंप्लेनेंट की तरफ से ट्रायल कोर्ट में बना देता है, क्वेश्चन आंसर कर, क्रॉस एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन इन चीफ में जो सवाल जवाब करके जो एप्लीकेशंस मूव करते हैं, वो केस उस पूरे केस की बुनियाद है जो ट्रायल कोर्ट में बनता है। वही केस है जो आगे हाई कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है। उस केस में जो ट्रायल कोर्ट के एडवोकेट ने बना दिया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी उससे बाहर नहीं जा सकती। तो इसलिए ट्रायल कोर्ट में हमेशा बढ़िया वकील करना चाहिए। देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि डॉक्टर और वकील हमेशा बढ़िया करना चाहिए। बाद में केस बिगड़ने के बाद चाहे वो पेशेंट हो या क्लाइंट है, वो संभलता नहीं है जी। तो इसलिए जो ट्रायल कोर्ट का एडवोकेट है उसके ही हाथ में है पूरा केस तैयार करना और बिगाड़ना। सर, कैथल की अगर बात करें तो कैथल में लगभग 1600 से 1800 के आसपास एडवोकेट होंगे जी। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये बढ़िया है? देखिए जी, आप जो भी क्लाइंट जाता है, कोई कंप्लेनेंट साइड से जाता है या फिर एक्यूज साइड से जाता है, आप एडवोकेट से सलाह करें। आप देखें, नॉलेज जो है वो आपको पहली बार बात करते ही पता लग जाएगी।
आप एक नॉलेजेबल एडवोकेट से बात करेंगे, आपको उनके बोलने के तरीके से, उनकी नॉलेज से जो आपको बातें बताएंगे, आपके केस की बारीकियां बताएंगे, और दूसरा वकील जिसको, कोई और एडवोकेट जिसको इन चीज़ों का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, आप उनसे बात करके देखिए, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि किस एडवोकेट की कितनी नॉलेज है और कैसे है। देखिए, कोई इस तरह का मापदंड नहीं है कि अच्छा वकील कौन है या बुरा वकील कौन है, सारे वकील अच्छे होते लेकिन लोग रिजल्ट देते हैं, लोग ही आप लोगों को ये बनाते हैं कि उसके पास जाना है। हैं। राइट, देखिए, जो एडवोकेट है, कानून की पढ़ाई सबकी सेम है। प्रैक्टिस की बात हो जाती है कि आप उस कानून को जो आपने पढ़ा है उसको आप रियल लाइफ में, कोर्ट में कैसे अप्लाई करते हो, केसेस में कैसे अप्लाई करते हो। तो एडवोकेट सारे अच्छे होते हैं जी, कोई बुरा नहीं होता, सब अच्छे एडवोकेट्स। आजकल की अगर बात करें तो बहुत सारे तलाक के मामले आ रहे हैं, वैवाहिक मामले आते हैं, तो क्यों बढ़ रहे हैं इतने मामले से? देखिए, सबसे बड़ा रीज़न जो मैं मानता हूँ, वो मानता हूँ कि लोगों के अंदर जो कस्टमर्स, जो आ, विवाहित जो लोग होते हैं, जो लड़का हो चाहे लड़की हो, उनके अंदर जो आ, सहने की शक्ति है ना, वो खत्म होती जा रही है। मतलब, अगर देखो, नई शादी हुई है, ना तो लड़की लड़के को जानती ज़्यादा, ना लड़का लड़की को जानता, ना ही लड़की लड़के के परिवार वालों को जानती। तो जो टेम्परामेंटल डिफरेंसेस होते हैं, वो सबसे बड़ा रीज़न है जी आज की डेट में जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं उसमें। सेकंड थिंग, जो लड़की के परिवार वाले हैं, देखो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, पेरेंट्स के लिए दोनों ही इक्वली लाडले होते हैं, उतने ही प्यारे होते हैं। तो आपने अपनी लड़की की शादी कर दी है, आप उसको थोड़ा समय दो एडजस्ट होने का दूसरे घर के अंदर। अगर आप हर टाइम हस्तक्षेप करते रहेंगे उनकी मैट्रिमोनियल लाइफ के अंदर, तो आपकी लड़की बस नहीं सकती। तो इसलिए लड़की और लड़का, पहली बात तो उनको थोड़ा शांत रहना चाहिए। ठीक है, अनबन होती है, लेकिन कोशिश करें कि वो ज़्यादा ना बढ़े और समझें। और लड़की के पेरेंट्स को चाहिए कि वो ज़्यादा इंटरफेरेंस ना करें अपने लड़की के घर में। ये सबसे दो इम्पॉर्टेंट कारण है जो आज की डेट में मैंने पाया है। जब मैं क्लाइंट्स से बात करता हूँ, तो जब चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, तो मैं उनकी बातें सुनता हूँ, तो ये बात निकल के आई है कि शांति नहीं रही लोगों में। जी। महिलाओं के अगर अधिकारों की बात की जाए तो जैसे मेंटेनेंस है या घरेलू हिंसा है, एफआईआर है, ये कितने असरदार रहते हैं? देखिए जी, मेरा तो पहली बात मानना ये है कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स जो है सिर्फ अहम की लड़ाई है और कुछ नहीं है। अगर चाहें थोड़ी सी, अगर बुद्धिमत्ता से उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाए, तो वो कोर्ट कचहरी तक पहुंचेंगे ही नहीं, ना वो पहुंचने चाहिए। क्योंकि हमारे जो हिंदू लॉ है, जो हमारा समाज है, उसके अंदर शादी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एक जन्मों जन्मों का साथ है। तो इसलिए ये केसेस बढ़ रहे हैं, नो डाउट। लेकिन देखिए, अगर सिर के ऊपर से पानी चला जाए, जो मैंने पहले बात कही, तो उस टाइम पे तो कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है जी। ठीक है, अगर हम मेंटेनेंस केस की बात करें, तो मेंटेनेंस केस जो है, एक वाइफ जो है अपने पति के खिलाफ डाल सकती है, और जो पति है उसकी सैलरी या इनकम के हिसाब से जो कोर्ट है वो खर्चा डिसाइड करती है। और वो खर्चा, जब तक लड़की जो है या फिर जो वाइफ है वो सेकंड मैरिज ना करे जी। या फिर वो खुद कमाने ना लग जाए, तब तक वो मेंटेनेंस ऐसे का ऐसे पति को देना पड़ेगा। अगर पति में वो खर्चा ना दे तो? देखिए, अगर जो पति है वो खर्चा ना दे, तो कोर्ट के पास पावर है, वो हर महीने की डिफॉल्ट के लिए, अगर फॉर एग्जांपल 20,000 पर मंथ किसी केस के अंदर मेंटेनेंस अलाउड कर दिया कोर्ट ने, तो फॉर एग्जांपल अब जनवरी चल रहा है फॉर एग्जांपल, तो अगर जनवरी का डिफॉल्ट हुआ, 20,000 रुपीज जो कोर्ट ने अलाउड करे हैं, पति नहीं देता, तो हर महीने के डिफॉल्ट के लिए पति को 1 महीने की जेल कोर्ट कर सकती है। या कोई पति की प्रॉपर्टी हो, वो प्रॉपर्टी उसके नाम होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी है तो कोर्ट उसको कुड़क कर सकती है, अटैच कर सकती है, और उसके सेल ऑर्डर करके वो जो पैसे हैं मेंटेनेंस के, वो रिकवर कर सकती है। जी। भारत में लिव इन रिलेशनशिप का एक बड़ा मैटर है सर, जी। तो ये क्या कानूनी है? देखें जी, अब लिव इन रिलेशनशिप जो है, मेरे अपने पर्सनल व्यूज क्या है कि आज की तारीख के अंदर देखें, जो हमारी इंडियन सोसाइटी है, हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर जो कस्टम्स हैं, जो लोगों की सोच है, वो टोटली डिफरेंट है वेस्टर्न साइड से। जो यूएस साइड की जो कंट्रीज होगी, जो यूएस हो गया या फिर अदर कंट्रीज हैं,
वेस्टर्न कंट्रीज है उससे टोटली हमारी जो सोच है वो टोटली डिफरेंट है। अब दिक्कत कहाँ आ रही है, हम अपने इंडियन जो वैल्यूज हैं उनको छोड़ के हम सोच रहे हैं कि हम वेस्टर्नाइजेशन को अपनाएं। तो दिक्कत यहाँ आ रही है, ना तो हम अपने इंडियन वैल्यूज को पूरा छोड़ पा रहे, ना ही हम वेस्टर्न वैल्यूज को पूरा ले पा रहे, तो जिस वजह से हम बीच में लटक रहे हैं। तो ये लिव इन रिलेशनशिप का कंसेप्ट इंडियन सोसाइटी के अंदर था ही नहीं। ये जो कंसेप्ट है ये वेस्टर्न साइड से बोरो किया गया। तो इंडिया के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कई इस तरह की जजमेंट्स दी हैं जिसके अंदर जो लिव इन रिलेशनशिप है वो वैलिड होता है, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं कि कब लिव इन रिलेशनशिप वैलिड होगा। देखिए, जो एक लड़का और लड़की को शादी करने के लिए कंडीशंस रिक्वायर्ड है कि लड़का 21 ईयर से ऊपर होना चाहिए, लड़की 18 ईयर से ऊपर होनी चाहिए, वो पहले शादीशुदा नहीं होने चाहिए, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन अगर फुलफिल होती हैं तभी लिव इन रिलेशनशिप को हम लीगल लिव इन रिलेशनशिप मानेंगे। अगर ये कंडीशंस पूरी नहीं होती तो वो लिव इन रिलेशनशिप तो होता है लेकिन वो इलीगल होता है। तो क्या शादीशुदा लोग भी लिव इन में अगर रहें तो ये एक अपराध है? देखिए जी, डायरेक्टली इस चीज के ऊपर अभी कोई कानून नहीं है, लेकिन हाँ, ये क्रुएलिटी की डेफिनेशन में आता है। हम देखें, अगर जो पहले कानून था आईपीसी, उसके 498 है, हमने सबने सुना होगा 498 कि केस करती हैं लड़कियां अपने पति के ऊपर और अपने ससुराल वालों के ऊपर। तो वो क्रुएलिटी की डेफिनेशन जो है वो सिर्फ दान दहेज के लिए नहीं है। क्रुएलिटी बड़ी वाइड टर्म है जिसके अंदर अगर पति बिना तलाक लिए किसी दूसरी महिला के साथ रह रहा है तो वो भी मानसिक क्रुएलिटी के अंदर, मानसिक उत्पीड़न में आता है। तो 498 ए के तहत जो है पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती है। दूसरी बात, तो लिव इन रिलेशनशिप अगर पति बिना तलाक लिए रह रहा है तो वो तलाक का एक बहुत मजबूत ग्राउंड होता है, लेकिन अगेन प्रूफ करना कोर्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ ये कहने मात्र से नहीं बात होती कि मेरा पति या मेरी पत्नी लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, एडल्ट्री में रह रही है किसी के साथ, प्रूफ करना बहुत जरूरी है जी। अगर 21 साल का लड़का ना हो और लड़की 18 साल की है, आजकल ये चल रहा है ट्रेंड की भाग गए, ये बोल देते हैं, गांव में बोल देते हैं कि भाग गए, उन्होंने शादी कर ली भाग के। तो शादी तो लीगली तो हो नहीं सकती, लेकिन वो लिव इन में रहते हैं, तो क्या वो जायज है वो चीजें? देखिए जी, शादी करने के लिए जो हमारे कानून ने, हिंदू मैरिज एक्ट ने जो एक लीगल परमिसिबल एज दी है वो लड़की की 18 दी है, लड़के की 21 दी है। हाँ। शादी करना अगर 21 साल से कम लड़का है तो वो इलीगल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो शादी नहीं कर सकते, अगर वो करते हैं तो लड़का जो है वो सजा का हकदार है, लेकिन शादी वैलिड रहेगी। पहली बात, ठीक है, सजा जरूर हो सकती है। हाँ। मैं इस चीज के ऊपर दोबारा फोकस कर रहा हूँ कि 18 और 21 साल की उम्र तय कर दी, अगर लड़का 21 साल से कम है और वो शादी कर लेता है तो वो सजा का हकदार है। मतलब शादी तो उसकी शादी वैलिड रहेगी, हाँ। लेकिन वो सजा का हकदार रहेगा। ठीक है। दूसरी बात, अगर हम बात करें लिव इन रिलेशनशिप में, लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, लेकिन अगेन वही बात है कि अभी कोई कानूनी तौर पे हम 100% नहीं कह सकते कि लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं है इस रिगार्डिंग जो इसको गवर्न करता है या बताता है कि लिव इन रिलेशनशिप कौन सा सही है कौन सा गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि कहा है, लेकिन लेजिस्लेचर ने, पार्लियामेंट ने कोई इस तरह का लॉ नहीं दिया। जी, 2 साल 3 साल रहने के बाद और ये कह देती हैं लड़कियां कि रेप किया है, तो उस केस में क्या? क्योंकि सच्चाई तो सबको पता है कि पहले इनके रिलेशन थे, लेकिन फिर रेप के आरोप लग जाते हैं, तो उसमें क्या होता है सर? देखिए, आरोप कोई भी किसी के ऊपर लगा सकता है। अब सवाल ये है, अगर लड़की एलिगेशन लगाती है रेप के, तो अगर वो 18 साल से ऊपर है लड़की, तो भारत के कानून के हिसाब से कोई लड़की अपनी इज्जत के ऊपर दाग नहीं लगाएगी जब तक उसके साथ कुछ गलत ना हुआ हो। ये हमारा भारत का कानून मानता है। तो नो डाउट अगर इस तरह की कंप्लेंट आती है और आपके पास कोई एविडेंस है कि लड़की अपनी मर्जी से आपके पास रह रही थी, आपके साथ रह रही थी लिव इन रिलेशनशिप में, आपके पास कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हो, अगर आप इस तरह की कोई रिकॉर्डिंग पुलिस में जब एफआईआर या कंप्लेंट आए तो आप दिखा सकते हैं, तो पुलिस जो है एफआईआर रजिस्टर नहीं करेगी। इन केस रजिस्टर कर देती हैं तो आप जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके पास प्रूफ्स हैं, आप कोर्ट में प्रोड्यूस करें। तो अगर कोर्ट को लगा और आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके एविडेंस से कोर्ट ये पाती है कि हाँ, ये लड़की
आपके साथ, लड़के के साथ जो है अपनी मर्जी से रह रही थी और बाद में ड्यू टू फैमिली प्रेशर या किसी भी वजह से वो एफआईआर रजिस्टर करवा रही है, तो कोर्ट बरी कर देगी, एक्विटल कर देगी। जी, लड़की 18 साल की है, लड़का कम उम्र का है यानी कि 16 साल का है, या फिर शादी तो 21 साल तक वैलिड है, लड़का भी 19 साल का है। अगर वो लिव इन में रहते हैं और बच्चे पैदा करते हैं तो इस केस में क्या होगा सर? मतलब इस केस में बच्चे पैदा करते हैं तो कोई शादी तो उनकी हो नहीं सकती, शादी तो 21 के जब लड़का होगा तब लीगली होगी। वो है, लेकिन शादी करने से पनिशमेंट हो सकती है अगर 21 साल से कम है। लेकिन अगर बच्चे कोई पैदा होते हैं तो उसमें कोई रेप वगैरह का ऑफेंस नहीं करता, क्योंकि लड़की 18 साल से ऊपर है ओके। और वो अपनी सहमति से अगर उन्होंने बच्चे पैदा करे हैं तो कोई ये जुर्म नहीं है। जी, अगर पति लिव इन में है, पत्नी को कौन कौन से कानून विकल्प हैं उसके पास? अगर पति लिव इन में रह रहा है तो जैसे मैंने अभी बताया कि 498A के तहत जो है पत्नी एफआईआर रजिस्टर करवा सकती है जी। दूसरा, तलाक ले सकती है एडल्ट्री के ग्राउंड के ऊपर, लेकिन प्रूफ करना पड़ेगा लड़की को कि उसका पति किसी और महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है। तो और मेंटेनेंस ले सकती है लड़की अपने पति से कि मैं इस कारण से अपने पति से अलग रह रही हूँ, और पति की मॉरल ऑब्लिगेशन और लीगल ऑब्लिगेशन है अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देना, पत्नी को और बच्चों को। जी, तो बहुत सारे सर केसेस आज की तारीख में ऐसे भी हैं कि लड़का लड़की भाग गए। अब जैसे करनाल में पीछे केस हुआ था, उन्होंने इंस्टाग्राम पे वीडियो भी जारी कर दी कि हम शादी कर रहे हैं ये, लेकिन उसके बावजूद घर वालों का दबाव आया और मना करके लड़का बल्कि गिरफ्तार हुआ, लड़की अपने बयान बदल देती है। तो ये केस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा सर? देखिए जी, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इस तरह की बातें हो रही हैं कि लड़का लड़की अपनी सहमति से 18 साल से ऊपर हो चुके हैं, अपनी सहमति से अगर वो घर से भागते हैं और वो अपनी मर्जी से रहने लग रहे हैं आपस में, उनके आपस में अपनी मर्जी से रिलेशनशिप हो जाते हैं, रिलेशन बन जाते हैं, तो उसके बाद देखें फैमिली प्रेशर की वजह से अगर लड़की एफआईआर दर्ज कराती है तो स्टार्टिंग के अंदर उसकी बात सुनी जाएगी, क्योंकि हमारा कानून इस तरह का है कि लड़की जो बोलेगी सच बोलेगी। कोई लड़की झूठे एलिगेशन अपनी इज्जत को दांव पे लगा के नहीं लगाएगी। तो इसलिए केस हो सकते हैं, तो वही बात है कि आप किस तरह से, आपके पास क्या प्रूफ है, आपके वकील साहब कोर्ट में आपका केस प्रेजेंट कैसे करते हैं, जब लड़की गवाही पे आएगी तो उससे सवाल जवाब कैसे किए जाते हैं, उनका लड़की क्या जवाब देती है, तो वो सारा केस उसके ऊपर डिपेंड करता है। केस तो रजिस्टर हो जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास एविडेंस है जी। आप भरी भी हो सकते हो। पोस्को एक्ट क्या है सर, और इतना सख्त क्यों है? देखिए जी, पोक्सो एक्ट एक बहुत बड़ा एक्ट है जिसके अंदर 18 साल से कम अगर कोई लड़का है या लड़की है, इस वर्ड के ऊपर ध्यान दीजिए, लड़का या लड़की है, उनके साथ अगर कोई गलत काम होता है, कोई सेक्सुअल तौर पे या फिर बिना उनकी परमिशन के कोई सेक्सुअल हैरासमेंट होती है, तो वो सारे पोक्सो एक्ट में कवर होते हैं। देखिए, पोक्सो एक्ट का जो फुल फॉर्म है उसको मैं बताऊं आपको तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ये एक्ट का पूरा नाम है। नाम ही बताता है कि सेक्सुअल ऑफेंस से बच्चों को बचाना। तो ये बहुत डेंजरस है क्योंकि इसके अंदर सजा का प्रावधान बहुत ज्यादा है। इसके अंदर जो हमारा कानून है वो 3 भागों में बटा हुआ है। जब जो विक्टिम है उसकी उम्र 16 से 18 है तो सजा कंपैरेटिवली कम है। अगर विक्टिम की उम्र 12 साल से 16 साल के बीच में है तो थोड़ी सजा ज्यादा हो जाती है। जी। अगर 12 साल से कम है तो सजा और ज्यादा हो जाती है। तो ये कानून जो है, जो बच्चे हैं, जो हमारी देश का फ्यूचर है, उनको बचाने के लिए किया गया, बनाया गया। तो ये है जी पोक्सो एक्ट। इसमें क्या सर सिर्फ लड़कियां ही केस दर्ज करवा सकते हैं या लड़के भी करवा सकते हैं? देखिए, पोक्सो एक्ट जो है कि जेंडर न्यूट्रल, तो इसके तहत अगर कोई लड़का है या लड़की है उसके साथ कुछ गलत होता है और गलत करने वाले चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उन सबके खिलाफ केस दर्ज हो सकता है और लड़का या लड़की केस दर्ज करवा सकते हैं। जी, झूठे केस से बचने के लिए क्या कुछ सावधानी रखनी चाहिए सर? देखिए जी, झूठे केस से बचने के लिए तो सबसे पहले तो आपकी किस्मत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है जी, सबसे मेन पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट है कि क्योंकि किस्मत, मैंने क्यों बोला, किस्मत का बहुत बड़ा रोल है। हाँ। आपने अपनी इतियाद बरत के आपने जो है आपने एविडेंस इकट्ठे कर लिए,
आपने फ़ोन में कर ली, आपका फ़ोन कहीं चोरी हो जाए, आपकी जो मेहनत की हुई है, जो आपने एहतियात बरते हुए ख़त्म, क्योंकि आपकी किस्मत ख़राब थी। हाँ। आपका फ़ोन करप्ट हो जाए, आपका फ़ोन टूट जाए और उससे रिकवरी ना हो पाए डाटा की, तो किस्मत। तो किस्मत एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपके ऊपर पॉक्सो केस होएगा ही नहीं या झूठे केस होएगा ही नहीं। तो फिर भी बचने के लिए, मतलब अगर हम पॉक्सो केस की बात करें तो सबसे पहले अगर आप कोई लड़का किसी लड़की के साथ कोई रिलेशनशिप में एंटर कर रहा है, तो सबसे पहले सुनने में थोड़ा बड़ा अजीब लगता है, लेकिन सबसे पहली एहतियात है कि वो ये चेक कर ले कि लड़की 18 साल से कम तो नहीं है। क्योंकि अगर लड़की 18 साल से कम है तो वो एक खतरे की घंटी है। क्योंकि अगर कुछ भी 19-21 होती है, परिवार वालों को पता लगता है, तो पॉक्सो खड़ा है। वो बहुत डेंजरस एक्ट है, तो इससे बचना चाहिए। दूसरा, अपने आप एविडेंस जो हैं फ़ोटोग्राफ्स वगैरह या वीडियोग्राफ्स उल्टी-सीधी नहीं, नॉर्मल, जिससे ये शो होता है कि आप सिर्फ़ फ्रेंड्स, इस तरह की आप कोई अपने एहतियात बरत सकते हैं, फ़ोटोज़ रख सकते हैं। पॉक्सो के अलावा अगर कोई 376 का केस है, रेप का केस है मतलब, और लड़की 18 साल से ऊपर है, तो ये दिखाने के लिए देखिए, अगर 376 का केस है, 18 साल से ऊपर लड़की है, तो 2 तरह से आप केस में प्रोसीड कर सकते हैं। या तो मान के चलें कि जो हुआ सहमति से हुआ, या आप ये मान के चलें कि कभी कुछ हुआ ही नहीं। तो जैसा आपका डिफेंस है, उसके हिसाब से आप अपने जो एविडेंस है वो इकट्ठे करके रखें। तो मेन यही है जी, आप एहतियात यही बरत सकते हैं, जी। तो इसके ऊपर आप नहीं कर सकते, बाकी तो जैसा भगवान ने लिखा है। आपने पहले ही क्लियर कर दिया था कि आप लोगों को तो पहले ही पता होता है कि ये रेप केस नहीं है या फिर है, लेकिन केस तो लड़ना पड़ता है जो भी। केस लड़ना पड़ता है जी, और उसको लॉजिकल एंड पे अगर कंप्लेनेंट साइड से हैं तो प्रेफरेंस ये है कि एक्यूज की हम सजा कराएं, और अगर एक्यूज की तरफ से हैं तो प्रेफरेंस ये है कि हम उसको बरी कराएं। सर, चेक बाउंस के मामले बड़े बढ़ रहे हैं। हम्म। अगर चेक बाउंस हो जाता है तो क्या कुछ प्रक्रिया है, कैसे केस दर्ज करवाया जाता है? देखिए जी, चेक बाउंस के आजकल बहुत मामले बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो अगर आपको किसी ने कोई चेक दिया है, तो सबसे पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि उसके ऊपर सिग्नेचर उसी के हों। कई बार क्या होता है कि जो चेक देने वाला है वो ऑलरेडी चेक भर के लेके आता है घर से और कहता है कि ये चेक है जी, ठीक है, और जब आप चेक लगाते हैं तो वो डिसऑर्डर हो जाता है किसी भी कारण से, पेमेंट स्टॉप हो या फिर सिग्नेचर मिसमैच है या कुछ भी है, या इनसफिशिएंट बैलेंस है, और आप केस डालो तो आपको वो जो जिसने आपको चेक दिया वो कोर्ट में ये ग्राउंड ले कि तो मैंने साइन करे ही नहीं। तो सबसे पहले आप ये सुनिश्चित करें कि वो साइन आपके सामने करें। दूसरी बात, आपने चेक ले लिया, आपने चेक लगा दिया बैंक में और वो डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर होने के बाद सबसे पहले आपकी जो जिम्मेवारी है वो ये है कि आप डिसऑनर की जो चेक के बाद रिटर्न मीमो लें। रिटर्न मीमो मिलने के जिस दिन तारीख को आपको रिटर्न मीमो मिल गई, उस तारीख से विद इन 30 डेज आपने अपने वकील साहब के पास जाना है और उनसे जिस व्यक्ति ने आपको चेक दिया है उसके नाम से एक लीगल नोटिस उसको भिजवाना है। वो 1 महीने का टाइम होता है रिटर्न मीमो मिलने से। आपने नोटिस भिजवा दिया, नोटिस भिजवाने के आपको 15 जिस तारीख को आपने रजिस्टर्ड पोस्ट से भिजवाना है, इंपॉर्टेंट है कि रजिस्टर्ड पोस्ट से भिजवाना है। रजिस्टर्ड पोस्ट से जिस दिन आपने भिजवा दिया, आपने 15 दिन तक इंतजार करना है कि क्या पता आपकी पेमेंट नोटिस के ऊपर ही आ जाए। हो सकता है कि उसने चेक दिया लेकिन इनसफिशिएंट फंड हो उसके अकाउंट में, उसको भी ना पता हो, उसकी लेकिन नियत ना हो चेक बाउंस करवाने की या आपको धोखा देने की, तो आप वो नोटिस का पर्पस ये है कि क्या पता 15 दिन में आपके पैसे ही आ जाए। इन केस 15 दिन में पैसे नहीं आते, तो 15 दिन खत्म होने के बाद अगले 30 दिनों के अंदर आप कोर्ट में कंप्लेंट डाल सकते हैं। ओके। और 30 दिन के अंदर कंप्लेंट, ये जो मैंने आपको टाइम पीरियड बताया है, 1 महीने का एडवोकेट का नोटिस का और 15 दिन का जो वेटिंग पीरियड है, और उसके बाद 30 डेज के अंदर जो आपने केस डालना है, ये मैंडेटरी है। 1 या 2 दिन ऊपर नीचे होना भी आपका केस डिसमिस करवा सकता है। ओके। तो आपको एक टाइम लिमिट का बहुत ध्यान रखना है। जी। साइबर फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो कैसे सावधानी बरती जा सकती है इससे? देखिए जी, साइबर फ्रॉड हो रहा है, बहुत हो रहा है। तो डेली बेसिस के ऊपर जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो नोटिफिकेशंस भी जारी कर रहे हैं कि आप जो है साइबर फ्रॉड से इस तरह से बच सकते हैं। लेकिन प्राइमरीली आप ये है कि आप सबसे पहले तो अपना आप एटीएम पिन वगैरह किसी को शेयर ना करें। आप फ्रॉड कॉल्स जो आती हैं उनसे सावधान रहें, क्योंकि वो आपसे ओटीपी मांगती है, आपसे डिटेल्स मांग लेती है, किसी ना किसी तरह से आपको वो मीठी बातें करके या फिर लोभ देके कि आपके में अकाउंट पे पैसे इतने डाल रहे हैं
या फिर आपको ये बेनिफिट मिलेगा, प्लीज़ अपना नंबर बताएं जी, ओटीपी शेयर करें, वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोई भी जेन्युइन बंदा आपसे ओटीपी मांगेगा ही नहीं, क्योंकि आज की डेट के अंदर ओटीपी देना एक बहुत बड़ी बात है। तो अगर कोई अननोन बंदा आपसे ओटीपी मांग रहा है तो लालच में ना आए। सबसे सबसे दिक्कत आती है लालच में। बंदा कहाँ फंसता है? लालच के अंदर। तो लालच बुरी बला है। तो इसलिए लालच में आके किसी से अपना ओटीपी शेयर ना करें। पब्लिक प्लेस के ऊपर आप कोई ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो अपना पिन बचा के रखें, कैमरे से भी और आसपास के लोगों से भी। और पुलिस तो आपकी सेवा में हर पल हाजिर है। जी। साइबर पुलिस स्टेशन बना हुआ है बकायदा अपने कैथल के अंदर। हाँ। तो आप एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं, कंप्लेंट दे सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब आपके साथ फ्रॉड हो, आप इमीडिएट एक्शन लें, क्योंकि आपके पैसे जिस अकाउंट में गए हैं, अगर आप राइट टाइम के ऊपर कार्रवाई करते हैं तो वो अकाउंट फ्रीज हो जाता है। उस अकाउंट फ्रीज होने से आपको ये बेनिफिट है कि जब तक आपका मैटर सेटल नहीं होता, उस अकाउंट से आपके पैसे ना तो आगे ट्रांसफर होंगे, ना उस अकाउंट से पैसे विड्रॉ होंगे। तो इसलिए एज सुन एज पॉसिबल आप कंप्लेंट करें पुलिस स्टेशन में, या फिर आजकल गूगल के ऊपर भी आप सर्च कर सकते हैं। तो सरकार ने कई वेबसाइट्स बनाई हुई है जहाँ पे आप कंप्लेंट दे सकते हैं। जी। तो एज सुन एज पॉसिबल आप एक्ट करें। जी, तो क्या हर बार कोर्ट में न्याय मिलता है या फिर सच्चाई दबी भी रह जाती है? देखिए जी, सबसे पहले समझने वाली बात क्या है कि हमारी जो इंडियन कोर्ट्स हैं, जो न्यायालय हैं, ये कोर्ट ऑफ लॉ है, ना कि कोर्ट ऑफ जस्टिस। जो कानून है ये एक सीढ़ी है न्याय पे पहुंचने की। जरूरी नहीं है कि हर बार न्याय हो। तो जो कोर्ट्स हैं वो अपना फैसला कानून के हिसाब से देती है। हर बार जरूरी नहीं है कि न्याय होगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब पोक्सो एक्ट ले लीजिए आप। हाँ। अब पोक्सो एक्ट के अंदर हम सबको पता होता है जी कि जो ये रिलेशनशिप है, जो 16 टू 18 ईयर्स के लड़कियां लड़कों के रिलेशनशिप्स हैं, ये सहमति से होते हैं। लेकिन क्योंकि कानून है कि सहमति नहीं मानी जाती, हाँ। तो अब लड़के के साथ तो इनजस्टिस हो गया, क्योंकि लड़के ने तो सहमति से लड़की की उसके साथ संबंध बने हैं। हाँ। लेकिन लेकिन क्योंकि कानून ऐसा है तो उसको सजा होती है। तो यहाँ पे न्याय नहीं हुआ। तो इसलिए जो कोर्ट्स हैं, जो अपने भारत की कोर्ट्स हैं, वो कानून के हिसाब से फैसला देती है। और हर बार जरूरी नहीं है कि न्याय हो, लेकिन कोर्ट की कोशिश यही रहती है कि न्याय दिया जाए, न्याय करा जाए। जी। बड़ी चुनौती आपके सामने क्या होती है? एक वकील के सामने बड़ी चुनौती। बड़ी चुनौती जी, वकील के सामने पूरा केस ही चुनौती होता है। राइट फ्रॉम द टाइम जब एक क्लाइंट अपने विश्वास पे आपको केस लेके जाता है, तब से लेके जब तक उस केस का फाइनल फैसला नहीं हो जाता, हर एक दिन चुनौती है। क्योंकि आपने किसी दिन किसी केस को ढीला छोड़ दिया तो वो आपके खिलाफ जा सकती है बात। उस समय आपको वो बात महसूस ना हो कि भाई चलो छोटी सी बात है, क्या हुआ, लेकिन कई बार इन छोटी छोटी बातों से बहुत बड़ी दिक्कतें हो जाती। तो हर दिन, हर पैरवी, हर केस की डेट इंपॉर्टेंट है। कोर्ट रूम का कोई ऐसा किस्सा जो आप कभी नहीं भूल सकते? कोर्ट रूम का किस्सा जो कभी नहीं भूल सकता, कई किस्से हैं जी, लेकिन ऑन कैमरा वो डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। तो इसलिए कई किस्से हैं जी कोर्ट रूम के, जो कई बार कोई मजाकिया? कई किस्से हैं जो बाई चांस हो गए, कई किस्से हैं जो करवाए गए हैं, जो कई बार हम भी करवाते हैं। तो सो हर चीज ऑन कैमरा डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। अंदर खाते कई स्ट्रेटेजीज होती हैं एडवोकेट्स की, और तो ये है, कई किस्से होते हैं जी। तो पीछे एक कैथल में की घटना है कि एक पुलिस वर्दी में एक कर्मचारी था और जज ने सजा दी कि आप 1 घंटे के लिए हाँ जी, हाँ बैरक में रहेंगे। तो कैसे देखते हैं मतलब इसको, पूरे उस केस को? देखिए जी, तो मैंने भी अखबार में इस बारे में काफी पढ़ा और काफी चर्चित मामला है ये। पहली बात, जज साहब कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जज साहब ने कुछ इलीगैलिटी करी है, जज साहब कर सकते हैं, जज साहब की पावर। अगर अब हम उस केस के फैक्ट्स देखें तो जो कोर्ट है वो 302 का केस था और हाई कोर्ट से डायरेक्शन थी जल्दी डिस्पोज ऑफ करने की केस। तो जज साहब के बार बार समन्स भेजने पे, वारंट्स भेजने पे, वो पुलिस कर्मचारी जो है वो कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहे थे, और उनकी सैलरी भी पहले जो जज साहब है उन्होंने अटैच की हुई थी।
तो देखिए, कोर्ट, आप पुलिस ऑफिशियल्स हैं, पुलिस ऑफिशियल्स की ड्यूटी है, पुलिस ऑफिशियल्स क्या, सबकी ड्यूटी है कि कोर्ट के कोई भी आदेश हो उनको मानना। तो अगर आप वो आदेश नहीं मानोगे तो कोर्ट को तो सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा, और ये रवैया केस को जल्दी डिस्पोज ऑफ करने के लिए ही है। जज साहब का किसी के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है। अगर आप, लेकिन देखो, आपको कोर्ट के आदेशों को रिस्पेक्ट तो करनी पड़ेगी। जी, काफ़ी इसमें चर्चा हो रही थी सोशल मीडिया पे, लोग तारीफ कर रहे थे बल्कि इस मामले पे। जी, देखिए, मिक्स व्यूज हैं। हाँ। ठीक है, अगर कोई पुलिस से पीड़ित है, उनको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ। हाँ जी, पुलिस ऑफिशियल को सलाखों के पीछे देख के खुशी मिली होगी। देखिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कईयों के लिए हो भी सकती है। तो लेकिन ये ऐसा नहीं है कि जज साहब ने कुछ गलत किया या कुछ इलीगल किया। जज साहब कर सकते हैं, अगर जज साहब को लगता है कि इसकी जरूरत है तो कर सकते हैं। जी, आपके 3 बड़े मामले इस टाइम जो आपने सुलझाए हो, कि 3 बड़े मामले थे जो एक चर्चित मामले थे? कुछ साल पहले जी, कैथल डिस्ट्रिक्ट में ही बालू गांव आता है। हाँ। तो वहाँ पे एक लिकर वैन था, शराब का ठेका था। तो हाँ। उसके अंदर 2 लोगों को जला के मार दिया गया था। उसमें से एक नेपाली सिटीजन भी था, नेपाल का। तो उस केस के अंदर एक सर्वाइवर भी था। वो जो लिकर वैन के आगे सेल काउंटर होता है उसके अंदर सो रहा था। वो बाई चांस था कि वो बच गया आग से। वो मौके का गवाह था और बहुत इंपॉर्टेंट गवाह था केस के लिए। जी। अब क्या हुआ, ड्यू टू वट एवर रीजन्स, वो गवाह कोर्ट के अंदर गवाही मुलजमों के हक में देके गया, और वो पहचानने से मना कर गया कि मैंने कुछ नहीं देखा। तो मतलब वो गवाही जो है उनके हक में देके। हाँ। तो उस समय आप लगाएं जी कि जो जिनकी डेथ हुई है उनको न्याय मिलना था। तो इसलिए एक मौके का गवाह जो एक्चुअल के अंदर उस समय मौके पर हाजिर था, लेकिन किसी वजह से वो केस के अंदर गवाहियों की लिस्ट में रह गया। जब वो बाई चांस कोर्ट में आया और उसने कहा कि इस केस में मैं भी गवाह हूं, तो वो हमारे पास आया कि मैं भी इस केस में गवाह हूं, मैंने भी ये सब चीजें होती हुई देखी हैं। तो उससे हमने बात करी कि आप कहाँ थे अब तक। तो वो कहता है कि मैं जो बचा था, जो गवाही खिलाफ देके गया, उस व्यक्ति को मैं ही हॉस्पिटल लेके गया था, और ये मैंने सारा मामला जो है अपनी आंखों से देखा। मैंने देखा कि ये तीनों एक्यूज जो हैं, इन्होंने आग लगाई है वहां पे। तो वो केस एक तरह से, जो वो लिकर वैन के आगे सेल काउंटर के ऊपर सेलमैन था, उसकी गवाही मतलब मुकरने के बाद, ये बहुत बड़ा झटका था हमारे लिए, हमारे केस के लिए। बिल्कुल। क्योंकि वो एक मौके का गवाह था, और भगवान चाहते थे कि उनको, मरने वालों को न्याय मिले। तो जो एक और गवाह था मौके का, वो आ गया, और उसकी गवाही के अनुसार और बाकी गवाहों की जो गवाही थी उसके बेसिस के ऊपर उन तीनों को, जो भी उसमें एक्यूज थे, एग्जैक्टली ध्यान नहीं है कितने एक्यूज थे, तो उन सबको सजा हुई। और एक अभी एनटीपीएस का मामला था जी, उसके अंदर 7 kgs ओपियम रिकवर हुई थी। ओके। पंजाब की तरफ से एक्यूज था, लखविंदर नाम था उसका। तो वो बरी हुआ है अभी, श्री मोहित अग्रवाल जी की कोर्ट ने उसको बरी किया। तो ये मामला है। और लेटेस्टली रेलवे गेट के ऊपर आपने देखा होगा कि एक नौजवान लड़के को दिन दहाड़े चाकुओं से हाँ। मार दिया गया था। हाँ। तो वो केस एट प्रेजेंट चलने लग रहा है, तो उस केस को मैं शिकायतकर्ता पक्ष से देखने लगता हूँ। जी, कुछ रैपिड फायर सवाल हैं, थोड़े जी, मजाकिया तौर जी, पे जी, आंसर ये। सबसे यादगार क्लाइंट? सारे यादगार क्लाइंट हैं जी। मतलब कोई पर्टिकुलर नहीं है जी, मतलब सारे क्लाइंट्स हैं, सब यादगार हैं, सबकी अपनी दिक्कतें हैं, सबकी अपनी बातें हैं, सबके अपने वर्जन हैं, सबकी अपनी सोच है। तो हर क्लाइंट अपने आप में यूनिक है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, सब यूनिक है अपने आप में। जी, एक कानून जिसे बदलना जरूरी है? देखिए, कानून जो है, एक चीज समझने वाली है कि जो कानून है, जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हाँ। हम जीते जागते व्यक्ति हैं, ऐसे जो हमारा कानून है ये भी एक जीता जागता है। तो कानून है, कानून को समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है। देखिए जी, जो 498 है, दहेज के लिए उत्पीड़न करना, ये जब हमारा आईपीसी, जो भारतीय दंड संहिता है, जब ये लागू हुई थी, उस समय नहीं था ये कानून। जी।
ये जैसे जैसे इंडिपेंडेंस के बाद जो पार्लियामेंट है उन्होंने फील किया कि इस तरह के मामले बढ़ने लग रहे हैं कि दहेज के लिए लड़कियों को तंग किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है, तब 498A धारा जो है लागू की गई थी। तो सर्कमस्टांसेस देश के अंदर क्या है, किस कानून की रिक्वायरमेंट है, किस कानून को बदलने की रिक्वायरमेंट है, ये देश के सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं बताना चाहूंगा कि जो पोक्सो एक्ट है इसमें बदलाव की बहुत आवश्यकता है। देखिए जी, हम किसी लड़की को या लड़के को कहते हैं कि 18 साल या 21 साल, हमने एक उम्र तय कर दी कि ये 18 साल और 21 साल। ये उम्र क्यों रखी गई थी? क्योंकि पहले समय में जो एक लड़की है, माना जाता था कि 18 साल की जब लड़की हो गई तो उसको अपना अच्छा बुरा वो समझ सकती है, और लड़का जो है जब वो 21 साल का हो जाए तब वो अपना अच्छा बुरा समझ सकता है। तो ये मेंटल मैच्योरिटी के हिसाब से उस समय की 18 साल और 21 साल जो है ये कानून ने उम्र रख दी। जी। आज की तारीख में जो मैच्योरिटी है, जो प्यूबर्टी है, लड़के में भी लड़की में भी जल्दी आ रही है। तो समय की इस समय मांग है कि जो ये एज है 18 ईयर्स की, ये कम करके 16 ईयर्स कम से कम रखनी चाहिए। क्योंकि मेरे हिसाब से 16 साल की लड़की एक ऐसी लड़की होती है कि उसको अपना अच्छा बुरा पता होता है। जी। लेकिन क्योंकि कानून अभी इस मामले में 18 साल का है, तो इसलिए कानून तो कानून है जब तक वो बदला नहीं जाता। तो हर प्रगतिशील देश है उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो अपने देश के हिसाब से कानून को बदले, क्योंकि अगर वो कानून नहीं बदला जाएगा तो एक ये बहुत बड़ा डिजास्टर क्रिएट कर सकता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी इंडियन सोसाइटी के अंदर। तो इसलिए मेरे हिसाब से जो ये एज ऑफ कंसेंट कहते हैं इसको हम अपनी लीगल लैंग्वेज में, एज ऑफ कंसेंट जो है वो 18 ईयर्स से 16 ईयर्स जरूर होनी चाहिए। जी। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें दहेज वाली, आपने बात छेड़ी है, तो दहेज के बहुत सारे ऐसे मामले भी होते हैं कि 20 साल के बाद ये केस कर दिया, तो ये पता है कि ये झूठा केस है जी। तो इनमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है। देखिए जी, कानून जो दहेज का मामला हम लगाएं जी, सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट क्या है जो मैंने पहले डिस्कस किया कि जब पार्लियामेंट को ये लगा कि दहेज उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं, उस समय ये 498A जो है ऐड किया गया। ये ऐड किया गया था लेडीज की रक्षा के लिए कि इस कानून को लड़कियां जो है, लेडीज जो है, मैरिड लेडीज जो है, एक शील्ड की तरह यूज करें। लेकिन आज के समय में इसका दुरुपयोग बहुत हो रहा है। ये शील्ड की तरह यूज नहीं किया जा रहा, ये तलवार की तरह यूज किया जा रहा है। ये अपने बचाव में नहीं, हमले में यूज किया जा रहा है, पति के ऊपर और अपने जो ससुराल वाले हैं उनके ऊपर। मैं ये नहीं कहता कि सारे केसेस ऐसे होते हैं, लेकिन अधिकतर केस ये झूठे होते हैं, और बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लीगल टेररिज्म का नाम दिया है। तो इसी वजह से जो कुछ सच्चे केस होते हैं वो भी झूठे माने जाते हैं। तो जरूरी है कि अब इन केसेस की बढ़ते हुए जो नंबर है उनको देखते हुए कुछ ना कुछ बदलाव किया जाए। जी। SC/ST वाला जो एक बड़ा मामला हो जाता है सर, जी। और केस दर्ज हो जाते हैं, तो ये इसके बारे में भी थोड़ा सा विस्तार से बताएं। SC/ST वाला, देखिए जी, SC/ST एक्ट जो है बड़ा वाइड एक्ट है जी। उसके अंदर सबसे पहली बात तो जो इन्वेस्टिगेशन करने की पावर है ये DSP साहब के पास होती है। DSP साहब के DSP रैंक से जो कम पुलिस ऑफिशियल है इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। दूसरी बात, जो SC/ST एक्ट है इसके अंदर एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन नहीं है, लेकिन ऑनरेबल जो हाई कोर्ट है वो 482 के अंदर अपनी इनहेरेंट पावर्स के अंदर एंटीसिपेटरी बेल दे सकती है। तो SC/ST का मामला है, तो अगर आप किसी SC या ST क्लास के व्यक्ति को अगर आप अपशब्द बोलते हैं, कोई मारपीट करते हैं, ये जानते हुए कि ये SC/ST कास्ट से बिलोंग करता है, तो वो SC/ST एक्ट के तहत आता है। तो ठीक है, जैसे मैंने कहा कि हर चीज का उपयोग भी है, दुरुपयोग भी है, ऐसे ही SC/ST एक्ट का, पोक्सो एक्ट का, जो भी स्पेशल एक्ट्स हैं, इनका दुरुपयोग भी होता है। तो SC/ST एक्ट बनाया गया था एक ढाल की तरह इस्तेमाल करने के लिए। आज के समय में कई जगह पे ये हमला करने के लिए इस्तेमाल होता है। कैसे बचा जा सकता है सर इससे?
देखिए SC/ST एक्ट से तो बचने के लिए आपके पास कोई एविडेंसेस होने चाहिए, आपके विटनेसेस हों जो मौके पे हों, जो ये कहेंगे कि इस तरह की कोई वारदात नहीं हुई। कोई सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं उस लोकेलिटी के अंदर, आप उसकी फुटेज निकलवा सकते हैं। तो यही एहतियात हैं जो आप बरत सकते हैं। और लेकिन इससे पहले तो सर सजा, जेल में तो पहले तो चला जाएगा ना, उसके बाद की बातें हैं तो। जी नहीं देखिए, एकदम अरेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ऑफिशियल्स आपको तभी अरेस्ट कर लेंगे, नहीं। ओके। पहले पुलिस ऑफिशियल्स वेरिफिकेशन करते हैं कि ये तफ्तीश करते हैं कि जो एलिगेशन लगाई है सच्ची है कि नहीं है। हर बार नहीं है कि पुलिस ऑफिशियल्स मुकदमा दर्ज हुआ और अरेस्ट कर लेते हैं, नहीं। अगर उनको लगता है, तथ्य सामने आते हैं अरेस्ट करने योग्य, तभी वो गिरफ्तार करते हैं। जो DSP साहब हैं वो मौके पे जाते हैं, जी। पूछताछ करते हैं, पहले पूछताछ इंक्वायरी तफ्तीश होती करते है, हैं, तफ्तीश होती है, उसके उसके बाद जी गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी होती है। क्योंकि देखिए, हर बार जरूरी नहीं है कि जो कंप्लेनेंट कह रहा है कि वो 100% सही है। पुलिस ऑफिशियल्स के पास ऐसी दरखास्तें भी आती हैं जिसमें झूठ लगा होता है, तो उस झूठ के बेसिस के ऊपर किसी एक्यूज को, किसी इनोसेंट को अंदर डालना भी तर्कसंगत नहीं है। तो इसलिए पुलिस हर केस के अंदर पहले मामले की सच्चाई को उजागर करती है, सच्चाई को देखती है, तफ्तीश करती है कि सच्चाई है भी कि नहीं है। क्योंकि ये नहीं है पुलिस ऑफिस, जो पुलिस एजेंसी है ना जी, हम मैक्सिमम टाइम ये गलत हमारी विचार धारणा है कि पुलिस तो शिकायत करता है। नहीं, पुलिस जो है एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। उनका काम मुलजम को सजा दिलवाना है, लेकिन पहले मुलजम तो होना। तो पहले इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो कंफर्म करते हैं, वो चेक करते हैं, तफ्तीश करते हैं कि जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं वो सही है कि नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ शिकायतकर्ता के पक्ष में रहते हैं और मुलजमों के खिलाफ रहते हैं, नहीं, वो सच्चाई के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जी। आपके हिसाब से भारत का सबसे बड़ा वकील कौन है? सारे वकील सबसे बड़े अच्छे, सारे वकील अच्छे हैं, सब, मतलब सब अच्छे वकील हैं। तो जिसको कानून का पता है, जिसको प्रैक्टिस का पता है, वही अच्छा वकील है। जो वकील अपने क्लाइंट को रिलीफ दिलवा सके वही सबसे बड़ा वकील। वकालत नहीं करते तो क्या करते? सोचा नहीं जी कभी क्योंकि इसके अलावा मैंने कुछ कभी नहीं सोचा। तो शुरू से ही जो है वकालत करना ही सोचा था। तो कभी सेकंड थॉट था ही नहीं कि अगर वकालत ना हुई तो क्या करूँगा। नहीं। DNA टेस्ट को लेकर भी कुछ बातें कर लेते हैं सर। जी, ये कैसे होता है सर, थोड़ा बताएं। देखिए, DNA टेस्ट अलाउड होना एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में बहुत बड़ी बात है। अगर DNA टेस्ट अलाउड होता है और उस DNA टेस्ट के अंदर रिपोर्ट ये आती है कि इस बच्चे का जो फादर है वो वाइफ का हस्बैंड नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि जो वो बच्चा है वो नाजायज हुआ। तो हमारा कानून इस चीज़ को परमिट नहीं करता कि किसी बच्चे को एक DNA टेस्ट के बेसिस के ऊपर नाजायज प्रूव करा दिया जाए। तो DNA टेस्ट बड़े लिमिटेड केसेस में हो सकता है। पति को ये प्रूव करना पड़ेगा पहले कि जब वो प्रेग्नेंट हुई उसकी वाइफ, तब वो उसके आसपास नहीं था और रिलेशन बनने का पति पत्नी के कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो एक हाल ही में एक मामला था, उसके अंदर DNA टेस्ट की एप्लीकेशन हमने पति की तरफ से मूव कराई थी, तो वो माननीय न्यायालय ने कैथल अलाउड करी थी। तो उसके अंदर जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, तो उसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या था, हमारा कहना था कि जो लड़की है वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी। ओके। तो उस समय तो शादी ही नहीं हुई थी, तो पति पत्नी की रिलेशन बनना कोई चांस ही नहीं था। तो इस बात को देखते हुए कोर्ट ने DNA टेस्ट को अलाउड किया था। देखिए, मेरी पर्सनल तौर के ऊपर राय ये है कि अगर साइंस है DNA टेस्ट के लिए, जिससे हम बच्चा सही, मतलब जायज़ है या नाजायज़ है, हम ये प्रूव कर सकते हैं, तो हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये तो आपने बच्चों के पर्सपेक्टिव से समझा, जो अब तक न्याय, जो कोर्ट के ऑर्डर्स है। तो कुछ फीस वगैरह भी होती है सर? वो डिपेंड करता है जी, कोर्ट टू कोर्ट। अगर कोर्ट चाहे तो DNA टेस्ट बड़े महंगे होते हैं। कोई ये 500, 1000, 2000 की बात नहीं है, ये लाखों के अंदर इसकी जो प्राइस है ये होता है DNA टेस्ट का। तो वो कोर्ट की मर्जी है कि कोर्ट अलाउड भी कर सकती है एक्सपेंसेस। अगर पति एप्लीकेशन मूव कर रहा है तो कोर्ट कह भी सकती है पति को कि भाई आप इसके एक्सपेंसेस दो, इसके DNA टेस्ट के, और कोर्ट
नहीं भी कह सकती। तो डीएनए टेस्ट बड़ा कॉस्टली है। जी, इसके साथ साथ अगर बात करें, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का बड़ा दौर चल रहा है। हाँ जी। जैसे घर पे कुछ भी सामान मंगाते हैं, लोकल में भी मंगवाते हैं, तो ब्लिंकिट कर दिया या कुछ भी जोमेटो वगैरह कर दिया, अगर सामान गलत आ जाता है या फिर जोमेटो से कुछ चीज़ें मंगवाई है खाने की, वहाँ पे कुछ गलत हो जाता है, तो क्या करें सर? देखें जी, ये जो इस तरह के मामले होते हैं, ये आपके उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। आप कंज्यूमर हो। देखो, कंज्यूमर के अंदर आपकी सर्विसेज भी आती हैं। मैं हूँ, अगर मैं जोमेटो यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं एक सर्विस यूज़ कर रहा हूँ जो मेरे को जोमेटो प्रोवाइड करा रहा है, तो मैं भी कंज्यूमर हूँ। अगर मैं कोई चीज़ जाके परचेज करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने कोई एलईडी खरीद ली, या कोई मोटरसाइकिल खरीद लिया, कोई गाड़ी खरीद ली, अगर मैं कोई वस्तु भी खरीदता हूँ तब भी मैं कंज्यूमर की डेफिनेशन में आता हूँ। तो अगर इस तरह का कोई सर्विसेज के अंदर कोई डेफिशिएंसी है, या आपने कुछ प्रोडक्ट खरीदा है वो खराब निकले, तो और जिनसे आपने सर्विसेज ली हैं या प्रोडक्ट लिया है वो आपकी हेल्प करने से मना करते हैं, तो उसके लिए जो है आपकी कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, और वो सेपरेट बनाई गई हैं। इसीलिए बनाई गई हैं कि उन केसों का जल्दी निपटारा हो सके। जी सर, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, हाल तो लगभग केसेस ऐसे होते हैं कि आपके पास पहले कैथल से चलेगा केस, यहाँ पे अगर सज़ा मिल भी जाती है तो फिर हाई कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट, एक लंबा पूरी उम्र निकल जाती जी। है। तो लगभग कितने % होते हैं मामले? कितने % क्या होते हैं? ये मामले सभी मतलब ऐसे ही जाते हैं, या फीस का कुछ इशू होता है कि हाई कोर्ट की फीस ज़्यादा होगी, सुप्रीम कोर्ट की ज़्यादा होगी? देखिए, फीस तो कंपैरेटिवली बढ़ती रहती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर फीस जो है हाई कोर्ट में उससे ज़्यादा होगी, सुप्रीम कोर्ट में उससे ज़्यादा होगी। तो लेकिन अगर आपका केस जेन्युइन है और आपके पास फीस देने को नहीं है, तो इंडियन लॉ जो है फ्री लीगल एड सर्विस भी प्रोवाइड करता है। तो अगर आपके पास फीस देने को नहीं है, तो लीगल एड काउंसिल आप करें, वकील करें, और वो आपकी अपील दलील जो है वो सारी फाइल करेंगे, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में, इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर भी लीगल एड है। तो अगर कोई व्यक्ति है जिसका केस है और उसके पास फीस देने को नहीं है, जी तो वो लीगल एड का सहारा ले सकता है। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लटकते रहते हैं केस। अब जैसे मैं एक केस का जिक्र करूँगा, वोटों की गिनती 32 वोटों वाला वो चला हुआ है। तो अब फैसला आना है कि हाई कोर्ट से, लेकिन हमें पता है कि फैसला आ जाएगा हाई कोर्ट से भी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वो केस चला जाएगा, लंबा चलता है जी। तब तक 5 साल हो चुके होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए जी, कई चीज़ें होती हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। हमारे भारत में केसेस इतने सारे हैं, पॉपुलेशन इतनी है, अगर उसको पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, लोग ज़्यादा होंगे, तो नेचुरल सी बात है केसेस भी ज़्यादा होंगे। केसेस ज़्यादा होंगे तो नेचुरल सी बात है तो उनकी पेटेंसी भी ज़्यादा होगी। देखिए, जजेस भी इंसान हैं, ठीक है, और एक जजेस भी लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत सारे अनलिमिटेड जजेस की भी एक लिमिटेड स्ट्रेंथ है। तो ये तो जी नेचुरल, इसका कोई इलाज नहीं है। तो केसेस हैं, लटकते हैं, क्योंकि केसेस की पेंडेंसी बहुत है। तो तभी मैं मैक्सिमम टाइम यही सजेस्ट करता हूँ कि आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करें, वो बेस्ट है। और स्टार्टिंग में ही कर लें, क्योंकि इतना टाइम आप कोर्टों में बिताओगे, आप पहले मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, फिर सेशंस कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, जैसा आपका कहना, पूरी उम्र ही निकल जाती है। तो बेटर है कि अगर इन केस फॉर एग्जांपल कोई पैसे का लेन देन है, अगर आपने किसी से 10,000 रुपये लेने हैं, इससे कहीं ज़्यादा तो आप फीस दे दोगे वकीलों को। तो बेटर है, अगर कोई छोटा मोटा मामला है, अगर आपको 10,000 की जगह कोई 9,000 दे रहा है, 8,000 दे रहा है, वो लेके सेटल करो। आप कोर्ट कचहरी में ना घूमो। मतलब ठीक है, कई बार अहम की लड़ाई हो जाती है, वो डिफरेंट बात है, लेकिन अगर आपके कुछ पैसे कम मिलके आपका कोई सेटलमेंट हो रहा है, या ये तो पैसों की बात है, कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, उसके अंदर कहीं पे कुछ बात कंडीशन लड़की की मान के, या आप लड़की हो तो लड़के की मान के, अगर आपका सेटलमेंट हो रहा है, तो बेटर है आप सेटलमेंट करें। देखिए, जो कोर्ट कचहरी है ये हम लोगों के लिए है, हम लोग कोर्ट कचहरी के लिए नहीं है। तो इसलिए जब तक अति ना हो जाए, कोर्ट कचहरी में नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि कोर्ट कचहरी एक बड़ा लंबा और एक्सपेंसिव प्रोसेस है। तो बेटर है, ट्राई करें कि आप इनसे दूर रहें जितना हो सके। सर, इंश्योरेंस के मामले में बात करते हैं जी। बहुत सारा, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो इतने होते हैं, हम तो साइन करते रहते हैं। तो क्या थोड़ा आपने पढ़ा है कभी कि क्या कुछ होता है, क्या कुछ उनकी पॉलिसीज होती है, हेल्थ इंश्योरेंस की अगर बात करें, या फिर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस? देखिए, अनफॉर्चुनेटली
हम बीइंग कंज्यूमर्स इतने इसके बारे में अवेयर नहीं है। हाँ। तो हम जो हमारे आगे जो भी इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट आता है, कोई पॉलिसी आती है, वो हम साइन कर देते हैं। बिल्कुल। ये सबके लिए है। अगर मैं एडवोकेट हूँ, अगर मैंने कोई इंश्योरेंस लिया मैं भी साइन करता हूँ। तो वो जनरली नॉन नेगोशिएबल टर्म्स होती हैं। अगर आप नेगोशिएट करेंगे तो आपका बीमा नहीं होगा जी। तो लेकिन आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि देखें, एक वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो कंडीशंस बिल्कुल अगर इनजेन्युइन हो देन आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो अदरवाइज जो वो टर्म्स एंड कंडीशन है अगर वो वैलिड है तो वो ठीक है। तो वो बड़े लंबे डॉक्यूमेंट होते हैं। जनरली आप अपनी जो आप पॉलिसी ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, आप उसके फीचर्स जानें और आप अपनी यूज़ के हिसाब से आप कोई भी पॉलिसी है, कोई कुछ भी है, इंश्योरेंस है, आप बोलें। जी। तो कभी ऐसा हुआ है कि हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया और मिला नहीं तो आपके पास फिर केस आया? जी, वे बहुत हैं जी। आज के समय में तो ये तो मामले बहुत ज़्यादा उभर के आ रहे हैं कि मैं किसी कंपनी का पर्टिकुलर नाम नहीं हाँ। लूँगा यहाँ पे। तो कई कंपनीज़ हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में जब इतना इंश्योरेंस का, लाइफ इंश्योरेंस का या फिर हेल्थ क्लेम्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, लोग इतने अवेयर नहीं थे, उस टाइम की पॉलिसीज़ की हुई हैं। जी। अब जब वो पॉलिसीज़ के अंदर क्लेम आ रहे हैं, कोई किसी को कोई एडमिशन हो गया, कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, तो वो कंपनीज़ की जान सूखती है क्लेम देते हुए। क्योंकि पहले तो प्रीमियम के चक्कर के अंदर क्लेम कर वो पॉलिसीज़ कर दी, लेकिन अब जब क्लेम देने आ रहे हैं, कोई 2 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का, तब उनकी जान सूखती है। तो ये बहुत केसेस ना, कोई मतलब कई बार क्या होता है कि इसमें भी कई टाइप के केसेस आते हैं। कई बार तो कंप्लीट रिजेक्शन आती है कि आपने ये बीमारी जो है डिस्क्लोज नहीं करी, तो कंप्लीट रिजेक्शन है। कई बार क्या होता है, फॉर एग्जांपल 4 लाख का क्लेम है, 3 लाख रुपए दे दिए या 3.5 लाख रुपए दे दिए, बाकी नहीं दिए। किसी कोई एक लाइन लिख के वो पैसे काट लिए। वो कंज्यूमर भी सोचता है, जैसे पॉलिसी ली होती है, चल यार मैक्सिमम अमाउंट तो मिल गया, 40-50 हज़ार के पीछे कोई कौन कोर्ट में बढ़ना है, क्यों बढ़ना है। लेकिन आप देखिए वो 40-50 हज़ार अगर 100 लोगों से उन्होंने बचा लिए तो कंपनी को बेनिफिट है। ठीक है, तो इस तरह के केसेस बहुत आ रहे हैं। तो इन केसेस के लिए कंज्यूमर कोर्ट है, या फिर आपका सबसे मोस्ट एफिशिएंट इसका जो आप कर सकते हैं वो बीमा लोकपाल है। बीमा लोकपाल में आप अपनी कंप्लेंट डालें, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाएं, रीज़न देखें कि किस रीज़न की वजह से ये आपका क्लेम रिजेक्ट हुआ है या फिर शॉर्ट सेटलमेंट आई है। और अगर आपका जेन्युइन रीज़न है तो बीमा लोकपाल ऑर्डर करता है कि आप अपना बीमा कंपनी को ये भी क्लेम दें। अगर वहाँ से नहीं मिलता देन कंज्यूमर कोर्ट्स हैं जी। कंज्यूमर कोर्ट्स आपका फिर फैसला करेंगी। अगर आपका जेन्युइन क्लेम है और इंश्योरेंस जो कंपनीज है उन्होंने गलत रिजेक्ट किया हुआ है, तो आपका क्लेम आपके हक में होगा। आपको जो पैसे आपने टर्म प्लान है या फिर आपने हेल्थ पॉलिसी है उसके कोई पैसे हैं तो आपको दिलवाएंगी कंज्यूमर कोर्ट्स। जी, कंज्यूमर कोर्ट्स जी। तो बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं और बहुत आते हैं। आज के टाइम में बहुत हैं जी। लेकिन लोगों को पता नहीं होता कि उनको जाना कहाँ है। राइट, बिल्कुल। तो सबसे पहली सीढ़ी है जी बीमा लोकपाल। बीमा लोकपाल में अगर सेटलमेंट नहीं होती देन आप कोर्ट में आए, कंज्यूमर कोर्ट में। क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे सर युवाओं को? ये युवाओं के लिए देखें, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कानून की जानकारी रखें। क्योंकि कई बार हमारे पास क्लाइंट आते हैं जो कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था ये भी कानून है। लेकिन हमारा भारत का कानून ये कहता है कि कानून को ना जानना कोई डिफेंस नहीं है। आप भारतीय कानून में ये माना जाता है कि आपको कानून पता है। अगर इस तरह से डिफेंस मिलने लग गया कि मेरे को कानून का पता ही नहीं था, ऐसे तो कोई किसी का मर्डर करेगा, मेरे को पता ही नहीं था कि जो मर्डर करना कोई जुर्म है। तो इसलिए कानून को ना जानना कोई डिफेंस नहीं है। तो इसलिए कानून को जानो। आप कानून को समझोगे, जानोगे, तभी आप उसको फॉलो कर पाओगे, तभी आप कानून को तोड़ोगे नहीं। तो एक कहावत है कि मोस्ट लॉ फियरिंग पर्सन्स आर दोज हु आर लॉ नोइंग। जिनको कानून का पता है वही कानून से डरते हैं। जिनको कानून का पता ही नहीं वो कहाँ डरेंगे। उनको पता ही नहीं क्या होगा उनके साथ और कानून किस हद तक पनिशमेंट दे सकता है और किस हद तक क्या हो सकता है। तो इसलिए कानून को जानो। आपको कानून पता होगा तो आप कई प्रॉब्लम से बच सकते हो। जी, बातचीत करने के लिए धन्यवाद सर। जी, थैंक यू। जी, तो आज हमारे साथ अर्पित गुप्ता जी थे। बहुत सारी बातें की हैं और आप लोगों को ये बातें अच्छी भी लगी होगी, बहुत सारी जानकारी आप लोगों को मिली है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी करें, कमेंट करें। धन्यवाद।